सास की ऑटो रिक्शा चलाने वाली बहू। अरे, घर में राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? माँ जी भी सुबह से भूखी हैं और बाबूजी की भी तो तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें इस हालत में खाना नहीं दिया तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से कच्चे चावल मांग लाती हूँ। सविता अपने सास और ससुर को खाना खिलाने के लिए अपने पड़ोस की काकी से कच्चे चावल मांगने चली जाती है, जिसके बाद वो काकी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, काकी, काकी दरवाजा खोलो काकी। जैसे ही उसकी काकी दरवाजा खोलकर बाहर आती है, वो उससे कहती है, काकी, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। मेरे सास ससुर भूखे बैठे हैं, मेरी थोड़ी मदद करो और मुझे थोड़े कच्चे चावल दे दो। अरे बेटी, रुक, मैं अभी तेरे लिए कच्चे चावल लेकर आती हूँ। अंदर से काकी कच्चे चावल और साथ में थोड़ा सा दूध लाकर सविता को दे देती है और कहती है, ये ले सविता, तो इन कच्चे चावल की खीर बना लियो और सब मिलकर खा लेना। सविता कच्चे चावल और दूध लेकर घर आ जाती है और उसकी खीर बनाकर अपने सास ससुर को दे देती है, जिसके बाद उसका ससुर धर्मेंद्र उससे कहता है, अरे बहू, तू हमारे बीच इस तरह क्यों पिस रही है? अरे हमें छोड़ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। हाँ बहू, अभी तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरे बेटे के जाने के बाद तूने अपनी जिंदगी को हमारे नाम ही कुर्बान कर दिया है। अरे हमारी जिंदगी तो 2 पल की है, आज है कल नहीं है। सविता रोने लगती है और रोते हुए अपने सास ससुर से कहती है, आप लोग मुझे समझते क्या हो? क्या मैं आप लोगों को बीच रास्ते में साथ छोड़कर जाने वाली दिखाई देती हूँ? अरे मैंने आप दोनों को दिल से माता पिता का दर्जा दिया है और आप हो कि मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं हो। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हमें तेरी आगे की जिंदगी की चिंता होती है। हम दोनों गरीब तुझे क्या ही जिंदगी दे पाएंगे। देखो बहू, तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम अपना सारा समय लेकर अच्छे से सोचो। अपनी जिंदगी को हमारे पीछे खराब मत करो। बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरे माता पिता हो और मैंने कुछ और भी सोचा है। क्या सोचा है बहू? महेश जी तो चले गए, लेकिन उनका ऑटो रिक्शा हमारे पास अभी भी है। क्यों ना मैं उस ऑटो रिक्शा को चला लूं? अरे नहीं बहू, तुझे पता है ना, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। लोग हमारी जिंदगी पर थूकेंगे। अरे बाबूजी, आप किन लोगों की बात करते हो? ऐसे लोगों का क्या फायदा जो हमारी मुसीबत में हमारा साथ भी नहीं देते। मैं ऑटो रिक्शा चलाकर अपने घर के खर्चों के लायक कमा लूंगी। हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। बहू तो सही कहती है, हमें इसका साथ देना चाहिए। देख बहू, मैं उन सासों में से तो नहीं हूँ जो अपनी बहू के ऊपर अत्याचार करे और उसे घर की 4 दीवारों में कैद करके रखे। अगर तू ऑटो रिक्शा चलाना चाहती है तो तू चला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सावित्री के सामने धर्मेंद्र कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद अगले ही दिन से सविता ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करती है। सविता का ऑटो रिक्शा चलाते हुए देख गांव के कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओहो, देखो तो सही, ये तो धर्मेंद्र की बहू है। अरे बस यही देखना रह गया था, अब इस गांव में क्या गांव की बहुएं ऑटो रिक्शा चलाती फिरेंगी? अरे इसने तो पूरे गांव की औरतों का नाम ही मिट्टी में मिला दिया है। अरे औरतें तो घर में काम करते हुए और खाना बनाते हुए ही अच्छी लगती हैं। अगर औरतें मर्दों का काम करना शुरू करेंगी तो हम मर्द क्या करेंगे? देखो, मैं तो कहता हूँ सारे के सारे एक साथ धर्मेंद्र भाई के घर चलते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं। तभी सावित्री वहां से गुजर रही होती है और वो उन सभी की बातें सुनकर उनके सामने जाती है और उनसे कहती है, तुम जैसे घटिया लोगों की गंदी सोच की वजह से ही औरतें कुछ कर नहीं पाती। अरे तुम्हें तो औरतों का साथ देना चाहिए ताकि आगे को तुम्हारी घर की खुद की औरतें भी आगे बढ़कर कुछ कर सकें। ये नहीं कि वह 4 दीवारी के अंदर सिर्फ बर्तन ही रगड़ती रह जाएं। सावित्री ये कहकर वहां से चली जाती है, जिससे गांव के सभी लोग सविता को बहुत ही इज्जत से देखते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। उसको देख अब गांव की कई औरतें और गरीब परिवार की लड़कियां ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करती हैं। यहाँ तक कि कुछ तो लड़कियां बैटरी वाले रिक्शा चलाना शुरू कर देती हैं। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते सविता अपने घर की सभी परेशानियों को दूर कर देती है, जिसके चलते अब वो अपने सास और ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देती।
एक दिन सविता अपने ऑटो रिक्शा में सवारी बिठाकर अपना ऑटो रिक्शा चलाते हुए जा रही थी। तभी सामने से एक बहुत ही तेज कार आती है, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने ऑटो रिक्शा को दूसरी तरफ मोड़ देती है, जिसके चलते उसके ऑटो रिक्शा की वजह से एक छोटे बच्चे को चोट लग जाती है। तभी गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और दुर्घटना देखकर सविता से कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही था, औरतें मर्दों जैसा काम नहीं कर सकती। देखो कर दिया इसने एक बच्चे का एक्सीडेंट। तभी उस बच्चे की माँ गायत्री कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तुम्हारा? जब तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाना ही नहीं आता तो क्यों चलाती हो? आप लोगों को गलत फहमी हुई है, ये तो एक हादसा था, मेरी बात समझे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, अरे देखिए, दरअसल दुर्घटना कुछ इस तरह हुई थी कि सामने से एक बहुत तेज कार आ रही थी। तभी अचानक से इनका संतुलन बिगड़ा और इन्होंने ऑटो रिक्शा को मोड़ दिया ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न घट जाए। तभी वहां के सभी लोग कहते हैं, अरे यह मामला तो अब कोर्ट तक जाएगा। अरे हम इस सविता की बच्ची का लाइसेंस रद्द करवा कर ही रहेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर अपने गांव के पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, जिसके बाद सविता को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। सविता अपने पक्ष में कहती है, वह सिर्फ एक दुर्घटना थी, मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मैं और मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति आज भगवान को प्यारा हो गया होता। देखिए जज साहब, आखिरकार एक औरत मर्द वाले काम नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द के काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे दरख्वास्त है कि औरतों को ऐसे काम करने की परमिशन न दीजिए जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे। कुछ देर की बहस के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले होते हैं। तभी कोर्ट के अंदर वो व्यक्ति पेश होता है जो इस वारदात का खुद चश्मदीद गवाह था। अरे जज साहब, आप इनके खिलाफ कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए। सुरेश सीसीटीवी फुटेज की वीडियो चलाता है, जिसमें सामने से एक कार बहुत तेजी से आती हुई नजर आती है। ऊपर से वो कार रॉन्ग साइड चलकर आ रही थी, जिसे देखकर जज साहब कहते हैं, अरे इसमें सविता जी का कोई कसूर नहीं है। अगर उस जगह कोई भी होता तो बचाव के लिए ऐसा ही करता। सविता जी बिल्कुल निर्दोष हैं, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ये सुनकर सविता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपना ऑटो रिक्शा चलाती रहती है। कुछ ही समय बाद वो और भी कई ऑटो रिक्शा खरीद लेती है और उन्हें गांव के गरीब लोगों को किराए पर दे देती है। देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कभी भी औरत और आदमी में फर्क नहीं करना चाहिए। जो काम आदमी कर सकता है वही काम औरत भी कर सकती है। बारिश में बर्तन बेचने वाली प्रेग्नेंट औरत। सुधा अपने पति राजीव के संग कोपासराय गांव में रहती थी। उस दंपति के ब्याह को साल बीतने को आया था कि सुधा के पांव भारी हो जाते हैं। अजी, तुम बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हो। पिता बनने की खबर सुनकर राजीव खुशी से झूम उठता है और सुधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सुधा, अरे कुछ महीनों के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे, इसलिए मुझे अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा भरसा ख्याल रख पाऊं। राजीव किसानी करके घर का गुजर बसर बड़े ही आसान तौर से चलाया करता था। 3 महीने के भीतर जैसे उनकी खुशियों को नजर लग गई। उनके दोनों पांव ट्रैक्टर की दरांती के बीच में आने के चलते उसे अपंगता का दीमक लग गया। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया? इस गर्भावस्था में तूने मुझ पर ये ढया क्यों डाली? राजीव के पैर अब रहे नहीं, ऐसे में मुझे ही उनका हिम्मत बनना पड़ेगा। मगर मैं तो खेती बाड़ी में जरा भी निपुण नहीं, पास में सिर्फ ये आखिरी चंद पैसे बचे हैं। दहलीज पर बैठी सुधा का मन चिंता के समंदर में गोते लगा रहा था। तभी एक औरत ठेला लेके वहां आती है। लोहे प्लास्टिक के बर्तन के बदले ले जाओ कीमत। एकाएक सुधा की नजर कबाड़ी वाले के ठेले पर पड़े बर्तनों पर जाकर रुकती है और वो कहती है, बचपन में पिताजी ने मुझे ये सिखाया था कि टूटे फूटे बर्तनों को नया कैसे किया जाता है। अब ये कबाड़ के बर्तन ही मेरे घर का भार उठाएंगे। सुधा उस कबाड़ वाली से सारे बर्तनों की मांग करते हुए कहती है, अरे ओ कबाड़ी वाली, ये सारे बर्तन का क्या मोल लोगी? मुझे ये बर्तन चाहिए। पहला कोई ग्राहक देखा मैंने जो कबाड़ बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहता है। 50 का रोकड़ा दो और ले जाओ सारे बर्तन। कबाड़ वाली सुधा से बर्तन बेच देती है। फिर गर्भवती सुधा घर की चौखट पर बैठकर उन टूटे टूटे बर्तनों को पीट पीट कर कहती है, इन टूटे फूटे बर्तनों को मैंने पतली चादर तो बना ली, अभी इनको सुंदर बर्तनों का आकार दिए देती हूँ।
सुधा अपने गुणों का प्रयोग करके कबाड़ के उस बर्तन को नए और अद्भुत सांचे में ढालकर कई आकर्षक बर्तन बनाकर कहती है। सुनो जी, मैं इन बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। सुधा, कैसा बेबस पति हूं मैं। जिस गर्भावस्था में तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, उस घड़ी तुम काम कर रही हो। अजी चिंता मत कीजिए, मेरे भीतर पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित है। सुधा मॉनसून के माह में बर्तनों से भरी टोकरी माथे पर लादकर उन्हें बेचने की खातिर निकल पड़ती है। बर्तन ले लो, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। सुधा गांव गांव घूमकर बर्तनों को बेचने की खातिर आवाज लगाती है। तभी आसमान काले बरसाती बादलों से उमड़ घुमड़ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, मगर अब तक मेरे एक भी बर्तन नहीं बिके। अगर ऐसे हालत में मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे भीतर पल रहे बच्चे का विकास रुक जाएगा। अचानक मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, मगर सुधा अपने भीतर पल रहे बच्चे की खातिर बरसात को मात देकर बचते बचाते एक बर्तन की दुकान पर जा पहुंचती है। साहब, मेरे इन बर्तनों को खरीद लीजिए। देखिए, ये सारे बर्तन बहुत ही टिकाऊ हैं। यकीन नहीं तो फिर इस हांडी का भार परख कर देख लीजिए। अरे बर्तन तो भले हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं दूंगा। जो भी बन पड़े वही दे दीजिए। इन बर्तनों को बेचकर जो भी मिलेगा, इससे अपने भीतर सांस ले रहे जान को बचा तो सकूंगी। दुकानदार सुधा के सारे बर्तनों को खरीद लेता है। सुधा पैसे को मुट्ठी में कसकर बारिश में भीगते भागते घर लौटकर कंपकपाते हुए कहती है, मुझे जल्दी से इस बरसात से खुद को बचाना होगा। अगर एक बार मुझे सर्दी लग गई तो वह सर्दी मेरे भीतर पल रहे बच्चे में निमोनिया पैदा कर सकती है। सुधा झटपट कपड़े बदलकर रसोई घर में जुट जाती है। बर्तन बेचकर ही आज मेरे घर का चूल्हा जल पाया है। अब इन बचे खुचे पैसे से मैं कल ढेर सारी मात्रा में पुराने बर्तन खरीदकर उन्हें नया आकार देकर बेचूंगी। अगली सुबह उठकर सुधा खिड़की से बाहर झांकती हुई कहती है, ये सावन भादों का दिन एकदम आफत मचाने को आता है। बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे इस बरसात में भीग कर ही भंगार की दुकान की दूरी तय करनी होगी। सुधा बारिश में भीगकर भंगार के यहाँ से नाकाम बर्तनों को खरीद कर आकर कहती है, भले ही ये बर्तन कबाड़ वालों के लिए नाकाम है, मगर मेरे खातिर ये बड़े काम आने वाली है। सुधा चूल्हे में पड़ी राख को निकालकर बर्तनों पर उड़ेलकर उन्हें साफ करती हुई कहती है, ये चूल्हे की राख इन बर्तनों के मैल को खाक कर देगी, क्योंकि इस राख में फास्फोरस के तत्व मौजूद हैं, जो इन बर्तनों के जिद्दी कालेपन को मिटाने में तेजाब का काम करेंगे। वो बर्तनों को मांज धोकर नई सिरे से तैयार करती है, जिसके साथ बर्तन एकदम हीरे के जैसे चमक उठते हैं। फिर वो उन बर्तनों को बेचने गांव पहुंच जाती है। बर्तन ले लो, सस्ते टिकाऊ बर्तन ले लो। बर्तन बेचने की आवाज सुनकर सुरभि बाहर आकर कहती है, अरे ओ बर्तन वाली, जरा दिखाना तो कैसे कैसे बर्तन है तुम्हारे पास। सुधा उसके पास आकर बर्तन दिखाते हुए कहती है, ये देखो दीदी, ये तसले, ये प्यारी सी कढ़ाई और ये मजबूत पैंदे का पतीला। एक बार इन बर्तनों को खरीद लिया तो समझो सालों साल की छुट्टी। सुरभि उसकी बोली से संतुष्ट होकर बर्तनों को निहारते हुए कहती है, बर्तनों की जात देखकर तो बर्तन एकदम सही जान पड़ रहे हैं। बताओ फिर इन सारे बर्तनों का क्या मोल लगाओगी? जी सारे बर्तनों के 1000 रुपए दे दीजिए। अरे इतने सारे बर्तनों की कीमत बस 1000 रुपए? ठीक है, ये लो। जैसे ही पैसे लेकर सुधा घर की तरफ निकलती है, वो रास्ते में बरसात के बीच फिर घिर जाती है। न जाने आज ये बादल इतनी जिद्दी रुझान क्यों दिखा रहे हैं। सुधा बारिश में लिपटी घर पहुंचकर कामधाम निपटाती है। अब हर एक दिन वो पुराने बर्तन खरीद कर उन्हें नए करके बेचकर अपने अपंग पति और अपने भीतर पल रहे बच्चे का पालन पोषण करती है। देखते ही देखते वो गर्भावस्था के 7वें महीने में कदम धरकर कहती है, 7वां महीना लग चुका है। ऐसे में अब मेरा ज्यादा भार उठाना मेरे बच्चे के खातिर खतरनाक हो सकता है। अगर मैं घर बैठ गई तो दाना पानी चलाना दूभर हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे तो जुड़ ही गए हैं जिससे मैं बर्तनों को ठेले पर बेचूं। बर्तन बेचकर जोड़े हुए पैसे से सुधा अब ठेले पर बर्तन बेचने लगती है। गांव के लोग अब उसी से बर्तन खरीदा करते थे। इस प्रकार सुधा का जीवन पटरी पर आने लगा था। कुल मिलाकर मेरे पास अब इतनी रकम जुड़ गई है जिससे कि मैं थोक में नए बर्तन खरीदकर उन्हें बेच सकूं। तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद सुधा अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने को पार करते हुए अंतिम महीने में कदम धरने के साथ बर्तन की दुकान की नींव रखती है, जहां सत्यनाथ नाम का पहला ग्राहक आता है। कहिए कौन सा बर्तन दिखाऊं? पीतल का, तांबे का, स्टील या एल्यूमिनियम का? अरे भाई, ब्याह में चढ़ाने वाला तांबे का सेट दिखाओ। सुधा एक सभी बर्तनों को दिखाती है। ग्राहक बर्तन खरीदकर उसे दाम चुकता करके चल देता है। तभी सुधा उसे रोक कर कहती है,
भाई साहब, अगर किसी को शादी ब्याह के खातर हांडी सेट की जरूरत लगे तो उन्हें इस बर्तन की दुकान का पता दे देना। यहाँ शादी ब्याह में भाड़े पर भी बर्तन उपलब्ध हैं। अच्छा जी, जरूर। महीने भर के भीतर सुधा के बर्तन की दुकान थोक दाम के चलते सुर्खियों में आ जाती है, जिससे अब हर दिन उसे खूब कमाई होती है, जिससे वो अच्छा खासा घर बनाकर साथ में अपने पति का भी भरसक इलाज कराती है। फिर वो एक बेटे को जन्म देती है और उसे अच्छी परवरिश के साथ बड़ा लिखाकर बड़ा करती है, जिसका पूरा श्रेय गर्भावस्था के मार झेलकर उन दिनों में किए गए सिर्फ उसके हाथों से बने बर्तन को जाता है। दोस्तों, किसी काम को सच्चे लगन के साथ करो तो कामयाबी एक ना एक दिन हमारे कदम जरूर चूमती है। अखबार बेचने वाली बहू की सफलता। खद्दर की पुरानी साड़ी पहने हुए अविका रसोई घर में बैठी आंसू बहाते हुए चूल्हा फूंक रही थी। वहीं दूसरी ओर श्याम ओसारे में बिछी खाट पर पड़ा हुआ था और अनुराधा गेहूं की सफाई कर रही थी। अविका बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये ले, गेहूं फटक दिया है, इसे पिसने को मिल में दे आ। माँ जी, इन सभी गेहूं में तो घुन लगे हुए हैं। अंतिम यही बचा कुचा रह गया है, जाने ये दुख की घड़ियां कब खत्म होंगी। उनका परिवार घनघोर गरीबी से जूझ रहा था। तभी नशे में धुत अनुराधा का बेटा तेजा लड़खड़ाते कदमों से घर के भीतर दस्तक देता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। क्यों जी, ये पिताजी रोग के बिछौने पर पड़े हैं और तुम घर की जिम्मेदारियां संभालने की बजाय खुद ही लड़खड़ा रहे हो? शराब का इतना चस्का चढ़ गया है तुम्हें? अविका की बात सुनकर तेजा गुस्से से लाल पीला होकर उसके बाल पकड़कर कहता है, क्यों री, साली अपने पति परमेश्वर की सेवा करने की बजाय बातें सुना रही है। तेरी ये मजाल। माँ जी। गुस्से में तिलमिलाती अनुराधा दीवार पर खड़े डंडे को उठाकर तेजा पर बरस पड़ती है। अरे माँ, अरे तू इस दूसरे के घर की छोकरी के खातिर अपने लाल का खून बहाने पे तुली है। तो जैसे नकारा औलाद से तो भला मैं बे औलाद रहती। आज से इस घर में तुझ शराबी सट्टेबाज की कोई जगह नहीं है। अनुराधा अपने बेटे तेजा को घर से निकाल बाहर करती है और हर एक दिन के साथ उनके घर की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चल दी? माँ जी, मैं लाज का दामन थामकर अब और नहीं बैठ सकती। मुझसे घर की ये दुर्दशा नहीं देखी जाती, इसीलिए मैं काम तलाशने जा रही हूँ। रुक जा बहू, मैं भी तेरे संग चलूंगी। दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो धीमी कदमों से सड़क पर चलने लगती हैं। तभी एक अखबार बेच रहे युवक की बुलंद आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देश की अर्थव्यवस्था में छाया नया बदलाव। आज की ताजा खबर। उसी पल अविका की नजर एक अखबार के कारखाने पर पड़ती है और अगले ही पल वो कारखाने में आती है। जी कहिए। जी, हम सास बहू काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, मगर उसकी खातिर मुझे ये जानना होगा कि कितनी साक्षर हैं आप? जी, मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी बखूबी जानती हूँ और अंग्रेजी भी काफी हद तक समझ बूझ लेती हूँ। जी, आपकी खातिर एक वैकेंसी खाली है। साहब, मुझ बूढ़ी अनपढ़ के लिए भी यहाँ अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। माफ कीजिएगा माता जी, ये अखबार का कारखाना है जिसमें साक्षरता दर लाजमी है, मगर हमारे बावर्ची खाने के खातिर एक चाय पानी बनाने वाली की उपलब्धि खाली है। चलेगा साहब। अविका जी, आप चाहे तो अभी से काम शुरू कर सकती हैं। दोनों सास बहू अपने अपने कामों में जुट जाती हैं। अविका कुछ ही पल में अखबार से जुड़े तमाम काम को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेती है। दोनों देर शाम तक काम करती हैं। हाँ, वैसे काम के प्रति आप दोनों की सच्ची लगन सराहनीय है। ये लीजिए आप दोनों के पैसे। साहब, आप मुझे नौकरी से खदेड़ रहे हैं क्या, जो आज ही पैसे थमा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आप दोनों का काम तो काबिले तारीफ, मगर आज महीने का अंतिम तारीख है, इसलिए ये एक रोज का पगार रखिए। कल कारखाने में महीने के पहले दिन से आपकी नए सिरे से शुरुआत होगी। मिले हुए पैसे से वो कुछ मात्रा में राशन इत्यादि खरीद कर घर आती है।
अविका खाना बनाने लगती है और अनुराधा अपने बीमार पति से रोते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे और बहू को एक अखबार के कारखाने में काम मिल गया है, तो कल से हमें आने में सांझ हो जाएगी। भोर को दोनों सास बहू सारा काम धाम निपटाकर समय से पहले कारखाने पहुंच जाती हैं। अविका, तुम्हारे काम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैं तुम्हें प्रतिदिन 100 अखबार बेचने का टारगेट दूंगा, जो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। इसी आधार पर पगार निश्चित होगी। जी सर, मैं बेचूंगी। अखबार के इस कारखाने की ओर से उसे एक साइकिल और अखबार का बंडल दिया जाता है। अविका रास्ते में जाते हुए कहती है, ए सरस्वती माँ, ये कैसी असमंजसता है। मैंने आज से पहले कभी अखबार पढ़ा भी नहीं था और आज अखबार बेचना है। अविका अखबारों के बंडल को साइकिल की पिछली सीट से बंधे एक रिहायशी इलाके में आकर बुलंद आवाज में कहती है, आज की ताज़ा खबर, बढ़ती मुद्रास्फीति में घटाव। ऐसे ही मिर्च मसाले वाली रोचक खबरें पढ़ने के लिए खरीदे मात्र 2 रुपए में एक अखबार। किरण नाम की एक महिला झरोके से देखती हुई उसे रोककर कहती है, अरे ओ अखबार वाली, 4 अखबार लिया ना। अविका बंडल से 4 अखबार निकालकर उसे थमा देती है। 8 रुपए हुए हैं साहब। अखबार के बिना तो मानो सुबह शुरू ही नहीं होता। अच्छा सुनो, कल से रोजाना 4 अखबार लेकर आना। मालकिन, एक जन की खातिर इतनी दूरी बहुत बढ़ जाएगी। अगर 2-4 जन अखबार खरीदने में भागीदारी दिखाएं, तो मुझ गरीब की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अरे 2-4 क्या, कल तुम 50 अखबार इकट्ठे लाना, मैं हूँ ना। इस तरह अविका हर दिन 100 अखबार बेचने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया करती थी, जिससे महीने भर में ही उसकी पगार दुगनी कर दी गई। और फिर एक सुबह, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे अखबार का कारखाना सालों से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, मगर कुछ दिनों से अब इसका दबदबा घट रहा है, तो इनमें ऐसा क्या बदलाव भरा जाए? तो कोई अपनी राय देना चाहता है? सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारे अखबार की खबरों में वो बात नहीं है जो जनता चाहती है। जैसे कि इस 8 पन्नों के अखबार में अगर हम शुरुआती के 2 पन्ने देश की बागडोर से शुरू करें और फिल्मी जगत की खबर को भरें और अंतिम पन्ने पर खाने की विधि जैसी खबरें इसमें भर दें, तो इसमें चौगुना मुनाफा होगा। वो कैसे अविका? सभी पन्नों में एक ही खबर अखबार की रोचकता को घटाता है और अग्रसर करता है, मगर जब अखबार के 8 पन्नों में खाना, पहनावा, मसालेदार खबरें इत्यादि शामिल होंगे, तो सभी तबके के लोग इसे खरीदने और पढ़ने में रोमांच दिखाएंगे। अखबार के प्रति अविका का भारी रुझान देखकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वेल डन अविका, आज से तुम पूरी तरह से इस अखबार कारखाने की मैनेजर हो। मुबारक हो बहू, आज तुझे अखबार के कारखाने में बड़ा पद मिला है। माँ जी, मैं उस पद से कहीं ऊपर की सोच रही हूँ, जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ समान सास को नौकर के जैसे कामकाज न करना पड़े। कुछ ही महीने बाद जोड़े गए पैसे से अविका एक न्यूज प्रिंटिंग का दफ्तर खोलती है और इश्तहार के द्वारा एडिटर्स को हायर करती है। मुझे आप सभी से सैकड़ों उम्मीद है। इस दफ्तर में आप सभी का योगदान ही हमको सफल बनाएगा। जहां दोनों सास बहू अपने नए खुले अपने अखबार के कारखाने में दिन भर काम करती, वहीं अविका रात के अंधेरे में अपनी सास को पढ़ाया करती थी। अनुराधा ने अखबार के प्रति इतना पक्का रुझान से सब सीख लिया। शुरुआती दिनों में दोनों सड़कों के बीच अखबारों को बेचा करती थी। आज की ताजा खबर पढ़िए, मात्र 2 रुपए के निम्न शुल्क पर देश से जुड़े तमाम खबरें। देश, सेहत, राशि, खान पान से जुड़ी तमाम खबरें बारीकियों के साथ पेश है 2 रुपए के अखबार में। गुजरते हर दिन के साथ दोनों सास बहू के अखबार का कारखाना सुर्खियों में छाने लगता है। कुछ ही महीने की मेहनत उन्हें बड़ी सफलता को दर्शाती है। दोनों के अखबार की गुणवत्ता और खबरें उन्हें प्रथम श्रेणी का पद दिलाती हैं। अब उनके घर के हाल पहले जैसे नहीं रहे। श्याम भी पूरे तौर पर भला चंगा हो गया और तेजा ने भी नशे के दलदल से खुद को छुड़ा लिया और इस तरह चारों अखबार के कारखाने में संलग्न होकर काम करते रहे। तो ये थी हमारी अखबार बेचने वाली सास बहू की अनोखी सफलता की कहानी। डब्बे वाली सास बहू। बिजनौर गांव में रहने वाले हरभजन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हरभजन, उसकी पत्नी केसरी, बेटा प्रीतम और बहू मंदिरा। वो दोनों बाप बेटे खेती के काम में काफी निपुण थे। अरे मंदिरा बहू, बना कि नहीं कुछ? बस बाबूजी लाई। बहू, अगर देरी हो तो जो रूखा सूखा है वही ले आ।
अरे रे रे, अब का बेचारी बहुरिया चुल्हनी पर सवार हो जाए, कौन रेल छूटत है का? ठहर जाओ। अरे भगवान, तुम लुगाई हो कि कसाई? जब देखो हमारे चांद पर मचान गाड़ी की होड़ लगाई रहती हो। आज 2 खेतों में सब्जियां बोना है। मंदिरा तेज गति से दोनों के आगे खाने की थाली परोसती है और दोनों तुरंत खाना सपाचट करके लंबी डकार मारते हुए कहते हैं, वाह बहू, क्या गजब का दमदार खाना बनाया था। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ मंदिरा, वाकई तुमने खाना काफी बेहतरीन बनाया था। आखिर बहू कौने की है? केसरी देवी की। तो नप तुला हाथ तो होइए ही। केसरी बहू के हाथ के खाने की बखान कर रही होती है। तभी गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, अरे जब स्वादिष्ट खाना बनाने में सास 10 नंबरी है तो बहू नंबरी तो होगी ही केसरी। अरे मुखिया जी, आप इतने भोर सवेर हम गरीबन की कुटिया में कोनो काम रहे का? एकदम खास मकसद से आया हूँ। कल मेरी बेटी लाजवंती की मंगनी है, जिसका पहला निमंत्रण तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल कल तुम्हें हलवाई की जगह सारा खाना बनाना होगा, क्योंकि हलवाई से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारे खाने पर है और हलवाई का श्रम मैं तुम्हें दूंगा। जी हुजूर, निश्चिंत रहिए। हम सास बहू ऐसन खाना बनाए कि सबन जन उंगलियां चाटत रह जाइए। हरभजन और प्रीतम, तुम्हारा ध्यान रखते हुए मैंने मंडी से सब्जियां नहीं मंगाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत की ताजी तरकारी कल के भोज के लिए चाहिए। जी सरकार, आज सब्जियां तोड़कर उन्हें कल तड़के भोरी हवेली पर पहुंचा देंगे। अगले सवेरे सास बहू घर का कामकाज निपटाकर हवेली के बावर्ची खाने में पहुंचती हैं। सासू माँ, ये चारों ओर राशन पानी का झमेला देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बहू घबरा नहीं, तू बारीक मसाला तैयार कर, पहले कढ़ाई पनीर बनाकर निपटावत हैं। दोनों सास बहू साड़ी का पल्लू कमर में कसकर खुश मिजाज झटपट खाना तैयार करती हैं। ये देखकर मुखिया हैरानी से कहता है, इतने कम में तो सालों के तजुर्बे से भरे आधे दर्जन हलवाई भी दावत का भोज तैयार नहीं कर पाते, जितना कि तुम सास बहू ने किया। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मुखिया काका, पहले खाना चक्कर तो देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। खाने की लजीज महक और रंगत साफ शब्दों में बयां कर रही है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। जश्न में सास बहू के खाने की खूब तारीफ होती है, जिसके बाद दोनों घर लौट आती हैं। एक सवेरे हरभजन और केसरी के बीच मुठभेड़ छिड़ जाती है। अरे क्यों छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर रही हो? आरी दादा, ई कतो के छोटा बात जान पड़त है। जीवन भर हम गरीब और अमीर के बीच में ही फसल रह जाएं। जाने कौन दिन ई 1.5 फुटिया गुमटी से छतनुमा मकान हुई। माँ जी, वैसे ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो कुछ कहूँ? हाँ बहुरिया, एकदम बेझिझक होकर कह डाल। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी की दया से हम सास बहू के हाथ में बेहतर खाना बनाने का हुनर सवार है। फिर घर का चूल्हा चौका खत्म करने के बाद सारा दिन खाली हूँ। क्यों ना हम घर बैठे खाने का डब्बा बनाए, इससे 4 पैसे आएंगे तो हम घर के मर्दों का हाथ बटा पाएंगे। ये तो एकदम नीक तरकीब है। और डब्बे की सब्जी खरीदने के पैसे तो सूखे सूखे बच जाएंगे। दोनों सास बहू सब्जियों के बागान से सब्जियां तोड़ लाकर बाजार से कुछ डिब्बे खरीदकर चाव से बनाया खाना सजाकर कहती हैं, ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। दोनों सास बहू खाने के डिब्बे लेकर बुलंद आवाज से कहती हैं, चखो सास बहू की मजेदार स्वादिष्ट डिब्बे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे बहुरिया, हमरा ही खाने के डब्बे की तरकीब जम तो जाई, कहीं हमारे लगाए हुए पैसे डुबो ना दे। अब अहीं तक एक भी खाने का डिब्बा ना ही बिका। माँ जी, वो इसलिए क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार निवास करते हैं, जो भोजन खुद पकाते हैं। हमें अपने खाने के डिब्बों को लेकर वहां जाना होगा जहाँ मजदूर से भरा कारखाना बसा हो। दोनों सर पर खाने के डिब्बों से भरी टोकरी लेकर एक बड़े कारखाने में घुसकर कहती हैं, यहाँ हमारा काम बन जाएगा। दोनों को देख कारखाने का मालिक महिपाल कहता है, अरे किसकी इजाजत से अंदर घुसी आ रही हो? साहिब, वो दोपहर के भोजन के समय जानकर हम बिन इजाजत अंदर चली आईं। जी, हम सास बहू खाने के डिब्बे बनाती हैं। नहीं चाहिए ये बेस्वाद खाने के डिब्बे। साहिब, एक डब्बा चख कर देख लो, खाना ना भाई तो भले 1 पैसा ना देना। महिपाल जैसे ही खाने का डिब्बा खोलता है, उसमें से आ रही तेज खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर खाने का निवाला चख कर वाहवाही करता है। भाई वाह, तुम सास बहू के हाथों में तो जादू है।
इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया भाई। तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कल से हर रोज मेरे कारखाने की खातिर 50 डिब्बे ले आना और हाथों हाथ कीमत ले जाना। जी आपका शुक्रिया। महिपाल बाकी के डिब्बे की कीमत अदा करके सभी वर्कर को खाना देता है। उन कीमत से सास बहू एक पुराना ठेला खरीद कर खाने के डिब्बे तैयार करके उन्हें हर दिन बेचने निकलती हैं। आ जाओ काका चाचा और ले जाओ सास बहू के लाजवाब स्वाद से भरे खाने के डिब्बे। अरे ओ खाने वाली, कैसे बेच रही हो एक डिब्बा? जी 50 रुपए में एक भरा पूरा डिब्बा। इसमें 2 तरह की सब्जी, 4 रोटी और चावल शामिल हैं। 50 रुपए में इतना कुछ? तुमने तो 10 बरस पीछे की याद दिला दी। बबुआ तू ई गांव में नया आए हो का? जी काकी, मेरे 4 दोस्त भी मेरे संग हैं। अगर आपके डिब्बे का खाना शानदार निकला तो कल से 5 डिब्बे खरीदूंगा। धीरे धीरे सास बहू के शानदार खाने के डिब्बों की खपत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा आमदनी होने लगती है। माँ जी, खाने के डिब्बों से इतने कम वक्त में हमने इतने पैसे जोड़े हैं, क्यों ना अब हम एक ढाबा खोलें? उससे हमें 2 फायदे होंगे। राहगीर वहाँ तसल्ली से बैठकर खाएंगे और हमें दिन भर धूप की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। रही बात डिब्बे पहुँचाने की, तो उस खातिर हम एक नौकर रख लेंगे। दोनों सास बहू ढाबा खोलकर उसे चलाने लगती हैं। उनके खाने की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दर के चलते लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भी उनके हाथ का स्वाद चखता वो कहता, वाह, क्या गजब का स्वाद भरा है तुम सास बहू के खाने में। मजा आ गया। एक डिब्बा घर के खातिर भी भर दो। जी क्यों नहीं। ढाबे पर आने वाले लोग ना सास बहू के दमदार खाने को वहां बैठकर खाते, बल्कि खाने के डिब्बे घर भी ले जाया करते, जिससे उनकी दुगनी कमाई होने लगी थी। माँ जी, अब हर दिन हमारी दुकान पर सैकड़ों लोग की भरमार लग रही है। ऐसे में कारखाने और मिलों में खाने के डिब्बे पहुँचाने का काम शायद रोकना पड़ेगा। अरे बहू, ही का बोला तो वो दिन भूल गई। हम सास बहू आज उन खाने के डिब्बे से मशहूर होकर ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं। तभी एक युवक वहाँ आकर कहता है, जी मेरा नाम भोला है। अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। काम तो है, तुम्हें हम सास बहू के हाथों बनाते खाने के डिब्बों को इन पते पर पहुँचाना होगा। हो जाएगा दीदी। चलो, डब्बे का मसला भी सुलझ गया। डिब्बे और ढाबे से उन्हें हर दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिससे वो एक शानदार घर बनाती हैं और काफी रईस हो जाती हैं। साथ ही और भी कई नौकर चाकर उनके डिब्बे के काम में शामिल होते हैं। बहू, हम के आपन दुकान के नाम सास बहू के डिब्बे रखे के चाहिए, काहे कि ऊके चलते ही हम आज औरत होकर भी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। सब हमारे हाथों का हुनर का कमाल है सासू माँ। सास बहू के बेहतरीन खाने के डिब्बे उन्हें न सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता है, बल्कि गांव-गांव में मशहूर करता है। रामपुर गांव में सोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। एक समय था जब वो अपने आम के पेड़ों से बहुत सारा लाभ कमाया करता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसके आम के बागानों की दशा काफी बिगड़ गई और उसके रसीले मीठे आम कीड़े लगे भद्दे आमों में बदलने लगे और सोहन को भारी नुकसान होने लगा। निराश मन के साथ वो अपनी पत्नी राधा से आकर कहता है, न जाने हमारे आम के बागानों को किसकी नजर लगी है। पिछले 3 सालों से लगातार सड़े गले आम ही क्यों उग रहे हैं। सोहन की बात सुनकर राधा चिंतित होकर कहती है, अब क्या होगा? हमने पहले ही साहूकार से मोटी रकम ले रखी है, वह किसी भी पल आता ही होगा। आज हम उसको क्या जवाब देंगे? दोनों सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक दरवाजे पर साहूकार की दस्तक होती है और वो गुस्से में दरवाजा पीटते हुए कहता है, क्यों रे सोहन, तूने तो कहा था कि आज मेरे पैसे मिल जाएंगे, कहाँ है मेरे पैसे? मुझे थोड़ा समय दो साहूकार। साहूकार जी, मैं जल्दी आपको पैसे दे दूंगा। पर तू तो आज मेरे पैसे देने वाला है। फिर हम आपके पैसे आज ही देने वाले थे, पर हमारे आम के बागानों में इस साल भी सड़े आम ही उगे हैं। मुझे तुम्हारे आम के बागानों से क्या मतलब? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज, समझे? हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए, कहीं से भी, वरना मैं तेरे घर और तेरे आम के बागान पर कब्जा करके अपना पैसा वसूल कर लूंगा। साहूकार अपनी अमीरी का धौंस झाड़ते हुए सोहन को धमकी देकर वहां से चला जाता है और राधा रोते हुए कहती है, इतने कम मोहलत में इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाएंगे? सभी आम थोड़ी खराब होंगे, कुछ तो ठीक होंगे। चलो हम उनको तोड़कर बेचने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल राधा हाथों में बड़ी टोकरी लेकर सोहन के साथ आम के बागान में पहुंचकर आमों की दुर्दशा देखते हुए कहती है,
एक साथ सभी पेड़ों के आम कैसे सड़ गए हैं? ऐसे तो साहूकार हमारे घर पर कब्जा कर लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोहन हिम्मत हारकर एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जो और कहीं से नहीं बल्कि उसी सूखे पेड़ से आ रही थी। सोहन झटके से उठकर सामने रखी भरी बाल्टी का पानी उस आम के सूखे पेड़ की जड़ों में डालता है, जिसके बाद वो हरे भरे सोने चांदी के आम से लदे पेड़ों में बदल जाता है, जिसे देखकर राधा कहती है, ए जी, ये तो जादुई सोने चांदी के आम का पेड़ है। हाँ देखो, एक साथ कितने सारे सोने चांदी के आम लद गए। हाँ, इस पर तो सोने चांदी के आम लद गए भाई। दोनों आंखें बड़ी करते हुए चमकते हुए आमों को देख रहे होते हैं। तभी सोने का जादुई आम कहता है, शुक्रिया मानव, आज तुमने इस आम के सूखे पेड़ में पानी देकर हमें जीवन दान दिया है। ये कैसा जादुई सोने का आम है जिसका हमारी तरह ही नाक, मुंह, आंख सब कुछ है? अरे और तो और, ये सोने चांदी के आम बोल भी सकते हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है। हम कोई साधारण आम का पेड़ नहीं, जादुई सोने चांदी के आम हैं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बस इतना कर दो कि मेरे आम के पेड़ की बिगड़ी दुर्दशा को सुधार दो। इतनी सी बात, ये लो। जादुई सोने और चांदी के आम अपनी आंखों से जादू से सभी बागानों की दशा को सुधार देते हैं, जिसके साथ सारे सड़े गले आम रसीले मीठे आम में बदल जाते हैं। साथ ही सोने चांदी के आम अपने अंदर से ढेर सारा सोने और चांदी के आम निकाल कर कहते हैं, सोहन, इस सोने चांदी के आम को ले जाकर बाजार में बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लो। और जब भी तुम्हें और सोने और चांदी के आमों की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक हमें बताना। दोनों पति पत्नी गिरे हुए सोने और चांदी के आमों को इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भरते हुए घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शाम को सोहन सोने और चांदी के आमों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता है और साहूकार के पास आकर कहता है, साहूकार, ये लो तुम्हारी रकम, अब मेरे ऊपर तुम्हारा कोई उधार नहीं। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर साहूकार खुद से कहता है, इतनी जल्दी सोहन ने उधार का पाई पाई कैसे चुका दिया? कहीं इसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? पता करना पड़ेगा। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। सोहन जादुई सोने चांदी के आम को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लेता है। इसके साथ ही जब भी कोई सोहन से मदद मांगने आता तो सोहन उसी जादुई सोने और चांदी के आम से सोने के आम लेकर और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे लोगों की मदद करता है। एक दिन उसकी भाभी रेवती और भाई सुरेंद्र उसके घर आते हैं और सोहन कहता है, अरे भैया भाभी, आप दोनों बिन बताए? वो क्या है ना देवर जी, तुम्हें देखे अरसा हो गया था तो सोचा तुमसे मिलने चले आए। चापलूसी करना तो कोई इन दोनों से सीखे। क्या बात है छोटे, तू तो कुटिया से सीधा महल में पहुंच गया। इसका राज क्या है? अगर इनको पता लग गया कि हमारे पास सोने और चांदी के जादुई आम के पेड़ हैं, तो ये उन्हें तोड़ ले जाएंगे। मेहनत और क्या। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। एक दिन की बात है, सोहन बागान के पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा था। तभी साहूकार छुपते हुए ये देखकर कहता है, सोने और चांदी के आम? तो सोहन के अमीरी का कारण ये जादुई आम के पेड़ हैं। सोहन के जाने के बाद साहूकार आम के बागान में पहुंचकर कहता है, ओ जादुई आम के पेड़, चल मुझे ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। लालची साहूकार जादुई आम के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसके साथ जादुई सोने चांदी के आम काले सड़े आम में बदलकर गुस्से में उससे गिरते हुए कहते हैं, तुम एक लालची किस्म के इंसान हो। ये कैसा जादुई आम का पेड़ है जो सोहन के लिए सोने चांदी के आम में बदल जाता है और मेरे लिए सड़े गले आम में बदल गया? साहूकार जादुई आम को प्राप्त करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। थक हार कर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन के लालची भाई भाभी आधी रात को कुल्हाड़ी लेकर जादुई आम के बागान में पहुंच जाते हैं, जहां रेवती कहती है, ये जादुई आम के पेड़ हमें ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। अरे ये जादुई आम का पेड़ हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि ये पेड़ सिर्फ हमारे कहने पर सोने चांदी के आम निकालते हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? आप दोनों को चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे कहते,
हे जादुई आम के पेड़, मुझे ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। सोहन के कहते ही चांदी के आम के अंदर से ढेर सारे चांदी के आम और सोने के आम के अंदर से सोने के आम बरसने लगते हैं, जिसे सोहन ने उन दोनों को दे दिया। सोहन, तुम बहुत भले हो। हम चाहते हैं कि तुम इस आम के बागानों की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवार जुड़वाकर दरवाजा लगवा दो, ताकि कोई भी लालची इंसान अपनी मर्जी से हमें तोड़ न सके। ये सभी सोने चांदी के आमों को बेचकर इस आम के बागान को सुरक्षित कर दो, ताकि आने जाने वाले की नजर हम सोने और चांदी के आमों पर न पड़े। हाँ, ये सही है। जादुई आम के पेड़ों की बात सुनकर सोहन बागानों को चारों ओर सुरक्षित कर देता है, जिसके बाद कोई भी बिना उसकी मर्जी के वहां नहीं आ जा सकता।